के परिसीमन के जो मामला भी पॉलिटिकली सभी राजनीतिक लोगों की गर्दन में तलवार लटक रही है। यदि इस पे लागू होता है तो कहीं ना कहीं झारखंड में पूरी तरह आदिवासी पॉलिटिक्स हाशिए पे चला जाएगा। 2015 के पंचायत चुनाव में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मुखियाएं बनी थी जो किसी न किसी दूसरी जाति से शादी किया था। नमाज पढ़ने वाली, क्या वो गांव में अपना आदिवासी परंपरा बचा सकती है? जो सुबह शाम मंदिर जाती हो, गिरजाघर जाती हो, वो अपने चीज़ों को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए जरूरत है, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पे आप कानून बनाएं ताकि पंचायत में ऐसे कोई शख्स ना लड़ सके जो किसी दूसरे जाति से विवाह किया। शेड्यूल एरिया में पहले से ही अपना शासन व्यवस्था थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक का अपना पारंपरिक सांस्कृतिक सब यहाँ व्यवस्थित थी। तो इसी के तहत ही ये पंचायत कानून जो है, जो 73rd अमेंडमेंट के तहत हुई थी संविधान का, वो यहाँ आर्टिकल्स 243 पे इसको रोक दिया गया था। जो इन अंतर राष्ट्रीय या अंतर जातीय जो विवाह हो रही है, इस पे सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आगे आए, समुदाय किस तरह से उस पे उसका रूल्स को फॉलो कराए, ये सारी जो है पेशा कानून पे लिखा हुआ है। इसका लिखित अगर दस्तावेज हो जाए तो आने वाले पीढ़ियों के लिए ये अच्छी बातें होगी। आदिवासी जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आज का जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप है। लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, उस लड़ाई को नहीं जानते हैं। जल जंगल ज़मीन की बात है, कानून के रहते हुए भी ज़मीन बड़े पैमाने पर हस्तांतरित हो रही है। जब तक हस्तक्षेप रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों का तो पेशा के तहत भी वो व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज जितनी बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं वो कुल मिला के सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण से सब उस जमीन का हिस्सा बने हैं, उस लूट का हिस्सा बने हुए हैं। अब मातृभाषा की पढ़ाई, समझिए संविधान बना 1950, आज तक झारखंड के स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई नहीं प्रारंभ हुई। तो सर, जैसे कि ये सिद्धू कान्हू हूल दिवस का आप लोग सम्मेलन रखे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो ओकेज़न है सिद्धू कान्हू हूल दिवस के रूप में एक मौका बनाया गया, और मैं रमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखिए, हूल दिवस कोई त्यौहार नहीं है, नाचने गाने का अवसर नहीं है। हूल दिवस है हमारे उन महापुरुषों को याद करने का, उनकी लड़ाई को याद करने का, और उन्होंने क्यों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और आज हम किस परिस्थिति में। इन तमाम चीज़ों को हूल दिवस के मौके पर हम लोग याद करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारा मकसद, उस लड़ाई का मकसद पूरा नहीं हुआ। अपनी स्वतंत्रता, अपनी सभ्यता की रक्षा, अपने भाषा की सुरक्षा, अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों को लेके लड़ाई लड़ी गई थी गुलामी के खिलाफ अंग्रेज़ों से। तो वो बड़ी लड़ाई थी। आज भी अमूमन पूरे राज्य में स्थिति बदली नहीं है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का सवाल है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, या फिर हूल के इतने वर्षों के बाद भी, करीब करीब आप जोड़ेंगे तो हूल के करीब करीब 200 वर्ष करीब करीब हो गए। तो 200 वर्षों में अगर स्थिति नहीं बदलती है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज का जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप है। लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, उस लड़ाई को नहीं जानते हैं, जिसके कारण से वो चेतना लोगों में अभी नए जनरेशन में नहीं है। एक बड़ा मकसद है हमें लगता है इस गोष्ठी का, कि नए जनरेशन के अंदर में एक नई चेतना जागृत करने की है। और वो चेतना क्या है? अपनी सुरक्षा। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का। तो हम, जहाँ मेरा अस्तित्व है, जहाँ हमारी सभ्यता है, उसकी सुरक्षा करना हमारी बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इससे जुड़े रहें और समाज का अस्तित्व बचा रहे। तो यही पर्पस है कि उनकी लड़ाई के जरिए प्रेरणा देने की बात है।
आज लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे छात्र आए, महिलाएं हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें। आज के सम्मेलन में किन किन विशेष बातों पर चर्चा हुई? देखिए, एक दो कुछ सवाल बहुत प्रमुख सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं। अभी परिसीमन का एक सवाल उठा है जिसको हम लोग यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पर। सरकार क्या करेगी उसका ये हम लोग प्रस्ताव देंगे सरकार को। परिसीमन तो संवैधानिक प्रावधान है, हर 10 वर्ष में परिसीमन होता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों के मामले में इसको फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। इसीलिए पिछली बार जब परिसीमन की बात आई थी 2011 में, तो उसको 26 तक बढ़ाया गया था ताकि सरकार उसका आकलन करेगी और ये देखेगी कि परिसीमन किया जाए नहीं किया जाए, सरकार का काम है। तो वो एक बड़ा सवाल है। इस पर जल जंगल ज़मीन की बात है, कानून के रहते हुए भी ज़मीन बड़े पैमाने पर हस्तांतरित हो रही है। तो ये जो ज़मीन वाली बात हो जाती है कि आदिवासी ज़मीन अभी भी यहाँ पे खरीदा बेचा जा रहा है, तो इसके लिए कानून वैसा क्यों नहीं बनाया गया जो बेचने वाले उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो बेचने से डरे, तब लेने वाले भी नहीं लेंगे ना बेचने वाले बेचेंगे। इस पे आप क्या? देखिए, ये ज़रूर बात है, कानून नहीं खरीद पाएंगे इसका तो बना हुआ है। जो लोग बेच रहे हैं कहीं कहीं अपने ही लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर में, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक विशेष जो अभी प्रोविज़न आया है पेशा कानून के तहत, ये बड़ी बात है। लेकिन जब तक हस्तक्षेप रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों का तो पेशा के तहत भी वो व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज जितनी बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं वो कुल मिला के सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण से। सब उस ज़मीन का हिस्सा बने हैं, उस लूट का हिस्सा बने हुए हैं। आम आदमी नहीं उसको रोक पाता है। सरकार के पास ताकत है, कहीं लोगों से मिलके कहीं जबरन ज़मीन लूटा जा रहा है। तो एक बड़ी समस्या इस राज्य के अंदर में पेशा कानून जब प्रभावी तरीके से लागू होगा तो इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण होगा। ये प्रयास वही है कि कैसे इन कानूनों का तरीके से इस्तेमाल समाज कर सकती है। जैसा आपने कहा कि नए जनरेशन जो आ रहे हैं वो जागरूक नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो उसके लिए तो सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। माता पिता को ही बच्चों को बताना चाहिए संस्कृति के बारे में ताकि वो जागरूक हो। सही बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बात कही है कि सरकार क्या करेगी, ये एक सवाल है। सरकार नहीं करेगी तो समाज ऐसे ही तो नहीं बैठा रहेगा ना, तो हमको करने की ज़रूरत है। सामाजिक रूप से ये पहल समाज को करने की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर हम जैसा चाहते हैं वैसा समाज का निर्माण करें। सरकार तो एक सहायक भूमिका में होती है कि आपको क्या ज़रूरत है, हम क्या करना चाहते हैं उसे हमसे बेहतर कौन समझेगा या समाज से बेहतर कौन समझेगा। तो आज की वही परिस्थिति कि समाज को समझना है कि हमको क्या चाहिए, कैसे हम अपने समाज को बनाएं और उसमें सरकार का सहयोग हमको कैसे मिलेगा। ये बड़ी बात है आज के दिन में। और नहीं तो अगर सिर्फ सरकार की बात करें तो फिर आलोचना होगी कि सरकार में ऐसा हो रहा तो ये हो रहा, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमको भी समाज की बात, समाज के अंदर में इन चीज़ों की पहल करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, कानून ना टूटे, लूट खसोट ना मचे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये तो समाज को सामने आना पड़ेगा। गैप हुआ है न्यू जनरेशन के साथ में, बीच में एक लंबा गैप हुआ है। कोशिश जारी है कि उस गैप को कम किया जाए, लोगों के अंदर में एक वैचारिक चेतना आए, वैचारिक जागृति आए और ये धीरे 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 बढ़ेगा। आपने जैसा बताया कि जो भी लॉ के स्टूडेंट है यहाँ पे वो जो पढ़ रहे हैं या उसमें भी आदिवासियों को लेकर कुछ वैसा कानून नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो आगे क्या बताएंगे? तो इस पे आप... सही बात है। अभी मान लीजिए CNT एक्ट है वहाँ पर, ठीक है ना, पेशा कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, लेकिन उसके अलावे जो बने कानून, अब मान लीजिए हिस्टोरिकल पार्ट है, नॉन रेगुलेटेड एरिया, ये तो वहाँ से जुड़ा हुआ है ना। कानून तो बाद की चीज़ है, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम स्टूडेंट को नहीं बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं कि इसका CNT एक्ट बना क्यों, वो तो वहाँ से आएगा ना। तो उसका हिस्टोरिक, यस,
उसका हिस्टोरिकल तो आपका नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस है, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन यहाँ क्यों ज़रूरी है वो तो छात्रों को जानना, वो तो सिलेबस में आना है ना। उसी तरीके से और भी जो छोटे छोटे यहाँ के कानून हैं, हमारी पारंपरिक व्यवस्था, आज पेशा कानून उसी पर बेस्ड है ना। तो हमारा सिस्टम क्या है वो भी तो सिलेबस में आना चाहिए ना। जब तक रिलेट करके हम लोगों को नहीं बताएंगे तो ये सिर्फ मामूली एक कानून का एक हिस्सा उनको पढ़ाया जाएगा। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, क्यों ये जरूरी है और क्यों इसको इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, ये नहीं जानेंगे तो उनका प्रोफेशन भी प्रभावित हो जाएगा। परिसीमन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिसीमन तो हमने कहा कि परिसीमन यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। जो पर्पस था परिसीमन का वो यही था कि इकोनॉमिकली लोग जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक उस पूरे क्षेत्र की जो एंटिटी है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है या टेरिटोरियल एंटिटी है, वो बिखरे नहीं और लोग वहीं से अपना विकास के ये पर आगे बढ़े। इसीलिए परिसीमन के सवाल पर यहाँ अभी तक नहीं परिसीमन हुआ, ताकि लोगों के विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। आज भी वही स्थिति है ना, आज भी वही स्थिति है कि जो विकास का लक्ष्य हम समझते हैं वो आज भी आदिवासी क्षेत्रों में पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए इस प्रोविज़न को या जो परिसीमन है वो झारखंड क्षेत्र में लागू न हो, ताकि इनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है जिसको आज कानूनी अधिकार मिल गया पेशा के जरिए, वो नॉन एग्जिस्टेंस ना हो जाए, मतलब वो बिखरे नहीं तो एक तरफ कानून बना के उनको अधिकार देंगे कि इसको ठीक करो, दूसरे तरफ परिसीमन करके उसको तोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा ना। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि झारखंड में यहाँ के कल्चर की, आदिवासियों की पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ के सिलेबस में होना चाहिए, इस पे आप क्या? देखिए, उसमें एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा का सवाल पर, ठीक है ना। तो भाषा के सवाल पर तो क्लियर कट ये है कि मातृभाषा आर्टिकल 338 होगा। प्रोविज़न है कि किसी भी स्कूल में प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके, पढ़ सके और बराबरी के ये पर आगे बढ़ सके। अब मातृभाषा की पढ़ाई, समझिए संविधान बना 1950, आज तक झारखंड के स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई नहीं प्रारंभ हुई। उसका मतलब क्या है कि जिन लोग जिम्मेवार लोग हैं, जिसको हम लोग उत्तरदायी सरकार बोलते हैं, उसका ध्यान वहाँ पे नहीं है। जिससे जुड़ा हुआ है लोगों का भविष्य, वो वहाँ पे नहीं है उसका। उसी प्रकार से आज हम अपने लेवल पर सिद्धू कानू की बात बोलते हैं, आप भी समारोह मनाते हैं सरकारी स्तर पर। पढ़ाई में तो इतिहास के ये में तो आना चाहिए ना, इतिहास के पन्नों में बच्चे जानेंगे, आने वाली पीढ़ी जानेगी, जिसको हम इतना ऑनर दे रहे हैं, जिनको इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कौन लोग, क्या लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो उसको शिक्षा के माध्यम से इतिहास के पन्नों में लाया जाना चाहिए। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिन्होंने कानून बना दिया, CNT एक्ट जिसके जरिए बन गया, SPT एक्ट जिनके जरिए बन गया, कितनी बड़ी बड़ी बात हुई। आप उसको हिस्टोरिकल ये में नहीं लाइएगा, आने वाली पीढ़ी थोड़ी जानेगी ये कौन है। आने वाले समय में इनका सम्मान ऐसा होगा, ये जरूरी थोड़ी है, चूंकि इनके बारे जानेंगे नहीं। तो पढ़ाई ही एक माध्यम है जहाँ से लोग कैरी ओवर करते हैं नई पीढ़ी। तो पढ़ाई के माध्यम से ये सारी बातें आनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या तात्पर्य क्या? सिद्धू कानू हूल माह के पूर्व दिवस पे आज हम लोग सम्मेलन का आयोजन किए हैं। मेनली बुद्धिजीवी लोग के साथ साथ नए युवा वर्ग भी को भी हम लोगों ने शामिल किया है। इसमें हूल क्या है सिद्धू कानू का, ये तो एक इतिहास है, इसको बताना तो जरूरी है। इसी के साथ ही साथ आज के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों की क्या क्या समस्याएं, किन किन मुद्दे पे आज आदिवासियों को काम करना चाहिए, नया पीढ़ी को बताना जरूरी है। तो उन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खास करके परिसीमन के जो मामला भी पॉलिटिकली सभी राजनीतिक लोगों की गर्दन में तलवार लटक रही है। यदि इस पे लागू होता है तो कहीं ना कहीं झारखंड में पूरी तरह आदिवासी पॉलिटिक्स हाशिए पे चला जाएगा। आज मुख्यमंत्री जो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये परिसीमन का ही
परिसीमन में इतने सीटें हैं कि आप बिना ट्राइबल को लिए आप यहाँ कोई सत्ता नहीं बन सकती है। सीटें कम हो जाएगी तो आदिवासियों का अस्तित्व कम हो जाएगा। दूसरा, अंतर्जातीय विवाह एक मामला, लव जिहाद खतरनाक तरीके से राज्य में बढ़ रहा है। अभी पंचायत का चुनाव होना है। 2015 के पंचायत चुनाव में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मुखियाएं बनी थी जो किसी न किसी दूसरी जाति से शादी किया था। कोई गुप्ता है, कोई साहू है, कोई अंसारी है, कोई मेमन है, तो कोई क्या है। तो उससे क्या हो रहा है कि जिसके लिए पैसा लगा है यहाँ, जिसके लिए आरक्षण मिलता है, आरक्षण क्यों मिला है? आपकी जाति, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए। आप एक बताइए, नमाज पढ़ने वाली क्या वो गांव में अपना आदिवासी परंपरा बचा सकती है? जो सुबह शाम मंदिर जाती हो, गिरजाघर जाती हो, वो अपने चीज़ों को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हम लोग का कहना है कि अंतरजातीय विवाह, जाति, ट्राइबल रहे कोई बात नहीं, दूसरे नॉन ट्राइब से शादी के बाद इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कानून बनाने की ज़रूरत है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर आप कानून बनाएं ताकि पंचायत में ऐसे कोई शख्स ना लड़ सके जो किसी दूसरे जाति से विवाह किया। दूसरा है कि जमीन बड़ा एसेट है आदिवासियों के लिए। CNTSPT एक बड़ा कानून है। इस कानून को धज्जियां उड़ा करके आज पूरी तरह पूरा खतियान को खा गया है। सरकार भले 32 के नाम पे यहाँ पर बनी हो, लेकिन खतियान का काम कुछ नहीं हो रहा है। तो इस पे भी सरकार से मांग है कि काम होनी चाहिए। इनसे कई मामलात हैं और हम लोगों ने आज बहुत खुशी की बात है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के 5 शिक्षार्थियों को हम लोगों ने वहाँ स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने उनको अप्रिसिएशन किया, उनको प्रमाण पत्र दिया ताकि भविष्य में वो, चूँकि आने वाले कांधार तो वही लोग हैं, लड़ाई वो लोग लड़ेंगे, इसलिए उनको हम लोगों ने प्रमोट किया। यहाँ कई नौजवान वकील लोग आए हुए हैं, लॉ जो कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग आए हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के युवा कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, महिला शक्ति आई है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा, और ये संदेश जो आज हम यहाँ से पारित होगी, वो कल हूल माह का दिन पूरे देश और दुनिया में ये मुद्दा फैलेगा। आप लोगों का पेशा कानून के ऊपर जो बात चल रही बताइए इसमें। हाँ बिल्कुल, आपके दर्शकों को मेरा जोहार करेगा। मेरा नाम पंचानन सोरेन और मैं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ पेशा के। और पेशा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो इसका यहाँ 26 साल के बाद पेशा एक्ट जो बना है 1996 में, उसका यहाँ रूल्स बनी 2 जनवरी 2026 को इसका लागू हो गया। तो शेड्यूल एरिया में पंचायतें किस तरह से होगी उसका सारे वहाँ जो है रूल्स बनाया गया। और चूँकि शेड्यूल एरिया में पहले से ही अपना शासन व्यवस्था थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक का अपना पारंपरिक सांस्कृतिक सब यहाँ व्यवस्थित थी, तो इसी के तहत ही ये पंचायत कानून जो है, जो 73rd अमेंडमेंट के तहत हुई थी संविधान का, वो यहाँ आर्टिकल्स 243M पे इसको रोक दिया गया था। यहाँ शेड्यूल एरिया के लिए इसी एक पंचायत अगर हो तो उसका एक्सटेंशन हो, इसीलिए ये पेशा कानून बने। तो इसमें निश्चित रूप से ग्राम सभा को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। और ग्राम सभा यही चीज़ है कि चूँकि पहले से ही ये शासन व्यवस्था है, तो चाहे वो शिक्षा का हो, मातृभाषा से शिक्षा का हो, या शासन तंत्र का हो, या कल्चरल में जो अभी शादी ब्याह का जो है, अभी बहुत सारे ये जो अंतरराष्ट्रीय या अंतर जातीय जो विवाह हो रही है, इस पे सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आगे आए, समुदाय किस तरह से उस पे उसका रूल्स को फॉलो कराए, ये सारी जो है पेशा कानून पे लिखा हुआ है। और अभी उस पेशा कानून, पेशा नियमावली में भी और एक चीज़ लिखा हुआ है, इसका दस्तावेजीकरण होगी। तो अगर होगी तो निश्चित रूप से ये और ये जो विकास का एक रोड में फिर तैयार होगी। अभी तक ये अलिखित थी, रूढ़ी प्रथा जो है
हम लोग मानते आए थे। ये 65,000 पहले से जो ये एक अनुसंधान के बाद मिला हुआ है, उसी समय से ही ये चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है इसका लिखित अगर दस्तावेज हो जाएगी तो आने वाले पीढ़ियों के लिए ये अच्छी बातें होगी। यानी कि आदिवासी जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। देखिए, मेरा नाम हुआ विनय पूर्ति, मैं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का महासचिव हूँ। और आज जो सम्मेलन है ये आदिवासी सुरक्षा मंच की ओर से पहले भी होता रहा है, इस बार भी ये आयोजन किया जा रहा है। इस बार का जो विषय है खासकर परिसीमन को लेकर, इसका एक बड़ा फायदा खासकर आदिवासी समुदाय के लिए वहाँ पर है। आम आदिवासी ये नहीं जानता है कि परिसीमन से उसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि आदिवासी सीटें घटेंगी। इस संबंध में बुद्धिजीवियों की ये बैठक ये तय करेगी कि आने वाले समय में हम परिसीमन को जिस तरह से पिछले 20 सालों के लिए हमने टाला था, अगले 10 साल या 15 साल या जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हैं, या झारखंड राज्य जो आदिवासियों के लिए बना है उसकी अपनी गरिमा और पहचान स्थापित नहीं हो जाती, तब तक परिसीमन स्थगित हो, इसकी व्यवस्थागत तैयारियों को हम एक अमली जामा दे पाएंगे। सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे ताकि परिसीमन की जो बात है वो तत्कालिक तौर पे या उसका व्यवस्थागत कोई हल निकले कि आदिवासी सीटें नहीं घटे। चूँकि हाल के दिनों में तेज़ी से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का पलायन हुआ है और बाहरी आबादी बढ़ी है, तो ऐसी परिस्थिति में कई स्थानों पे परिसीमन एक चुनौती बनकर उभरी है और आदिवासी बहुल इलाके में एक तरह से लुप्तप्राय हो गए। तो उस परिस्थिति का अध्ययन करते हुए अगर आगे की कार्रवाई होगी तो आदिवासियों का अपना पहचान और यहाँ का जो अस्तित्व है वो बचा हुआ रहेगा, और ये सम्मेलन उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। आप बताइए, जिस तरीके से आदिवासियों को बताने के लिए अलग अलग सम्मेलन चलाया जा रहा है, उस तरीके से क्या भूमिका रही है इस सम्मेलन की और लोगों को कैसे बचाया जाए आदिवासियों को? सबसे पहले मेरा नाम कालूराम मार्डी है और मैं माहली समाज के अंतर्गत हम लोग का जो माझी सिस्टम है उसका झारखंड का मैं परगना हूँ। और आज जो यहाँ पर बुद्धिजीवी का जो सम्मेलन हो रहा है ना, इस सम्मेलन का मेन यह है कि अभी हमारे जो गांव क्षेत्रों में आप देखिएगा तो गांव क्षेत्रों में जो भी नियम कानून बन रहा है वो नियम कानून उस गांव क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं होता है ना। तो अभी हमारा जो परंपरा है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा धर्म सिस्टम अलग है, हमारा कल्चर अलग है ना, अलग सिस्टम है, हम अपने स्तर से चलते हैं। लेकिन मेरा यह है दुख है कि हमारा जो सिस्टम में हम देख रहा है कि इस तरह का नियम कानून बना करके उलझाया जा रहा है, क्योंकि हम तो नियम कानून नहीं जानते हैं। मान लें कि कोई मेरा ज़मीन है, लेकिन ऐसा नियम बना देता है कि ये इसका होगा, ये उसका होगा, कोर्ट में कुछ होगा। माने इसको हम साधारण रूप से गांव के देहात के लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते हम लोग का ये जो विरोधाभास हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, इसका ये है हम अपने स्तर से जा रहा है और सरकार अपने स्तर से जा रहा है। तो हमारा सुझाव है कि इसको जो है समन्वय का साथ मिल करके चलना है। और इसीलिए आज जो हम लोग का यही विचार है कि हम इस सरकार को भी और गांव के लोगों को इनको किस तरह से सामंजस्य करके आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करते हैं ताकि हम लोग का ट्राइबल का भी विकास हो और गवर्नमेंट का अपना स्तर से अपना भी काम करे। यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। और ग्रामीण लोगों तक कैसे ये विकास की गति पहुँचे? ग्रामीण तो उसके लिए तो देखो मेरा सुझाव है कि अपने स्तर तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारा परंपरा है माझी परगना सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है हम तो अपने स्तर से बता रहे हैं गाँव भर में, है ना। जो हमारा प्रथा है, कस्टम है, उसको हम बता देते हैं। हमारा जो है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से जैसे मान लीजिए उसको संविधान बताना है, तो संविधान हम उतना सक्षम नहीं है माझी परगना हम लोग सिस्टम में कि हम उसको जुडिशियल का जो सिस्टम उसको समझान उसको सिखाए, है ना, उसको तो नहीं पता। तो मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट को इस तरह से
कार्यक्रम चलाना चाहिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट का ये है नियम कानून है, जो भी योजना है कार्यक्रम है ना, उसको किस तरह से गांव में इम्प्लीमेंट करेगा। इसके लिए अगर हो सके तो हम एक माध्यम बन सकते हैं, जैसे माझी हमारा सिस्टम, हर गांव में माझी है, परगना सिस्टम है। इस माध्यम से गांव-गांव तक उसका योजना, उसका नियम कानून को पहुंचा करके, लोगों को जागरूक करके, और इस तरह से आगे डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया जा सकता है। अगर इस तरफ से सरकार भी सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे स्तर से तो हम जितना कर रहे हैं, जितना सक रहे उतना कर रहे हैं। धन्यवाद सर।